पढ़ते पढ़ते हम बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, तो एक अपनी हॉबी होनी चाहिए कि कहाँ पे स्ट्रेस रिलीज करना है, वहां पे वो शायद मूवीज देखना हो, रनिंग करना हो। वन पॉइंट तो ये होगा। और दूसरी चीज कि कंसिस्टेंसी इज द की। तो कोई भी एग्जाम दे रहे हो इन फ्यूचर, या कोई भी आपका मोटिव है इन लाइफ में, तो आप कंसिस्टेंट रहोगे तो ही कर पाओगे। So, hi everyone, and welcome back once again to the channel. I welcome you all to another episode of RBI Grade B 2023 Toppers Series. Today, with me is a very special guest. Her name is Madhuri Gujjar. She has cleared this 2023 RBI Grade B examination with flying colors. So, I welcome you, Madhuri, to the channel and many congratulations to achieve this. थैंक यू सर। All right, so Madhuri, I would like to start with the introduction. I would want कि students को आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं. What is your educational background? कहाँ कहाँ पे जॉब करी है, कैसे कैसे आरबीआई की प्रिपरेशन शुरू हुई, इन brief. Yes, sir. So I am a textile engineering graduate from IIT Delhi in 2019, and उसके बाद ही मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि what would be my future life would be, और RBI के बारे में मुझे वहीं से पता चला। आई हैव डन फ्यू ऑफ द कोर्सेज इन इकोनॉमिक्स। वहाँ से मुझे मेरे इकोनॉमिक्स के टीचर ने बताया कि हाउ कैन आई परस्यू दिस इन गवर्नमेंट सेक्टर। और गवर्नमेंट सेक्टर इसलिए क्योंकि घर घर की साइड से थोड़ा ये था कि गवर्नमेंट सेक्टर वुड बी द सेफेस्ट साइड, एंड बीइंग अ गर्ल तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट वही होगा। तो 2019 से मैंने रिसर्च किया, और वहाँ तब से मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ आरबीआई ग्रेड बी का। और उसके बाद ये टिल माय फोर्थ अटेम्प्ट आई वाज गिविंग द एग्ज़ाम, और अभी जाके आई हैव बीन एबल टू क्लियर इट इन 2023। All right, wonderful. So this was your fourth attempt. So I'll be starting from here only कि क्योंकि ये fourth attempt था. So very basic question here I would like to ask that what went wrong in the previous attempts, or how did you improve all those mistakes in this attempt? Yes, sir. So what I would answer it in a way that what different things I have done in this attempt. So first thing is I guess consistency is what जहाँ पे मैं लैग कर रही थी। तो इस बार मैंने लाइव कोचिंग, जो लाइव क्लासेस ली थी, उसकी वजह से मुझे लगता है मैं शुरू से लेकर के एंड तक पूरे ईयर इसी साल पढ़ी। इससे पहले मैं पढ़ती थी, पर शायद मेरा ऑफिस भी था साथ में, घर भी था, और फ्रेंडशिप रिलेशनशिप वो सब के चक्कर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हो जाता था। उसकी वजह से थोड़ा मैं अपने आप को रिमाइंड नहीं कर पाई हर डे कि मैं क्यों कर रही हूँ ये, मैं आरबीआई के लिए अटेम्प्ट क्यों कर रही हूँ। तो इस अटेम्प्ट में आई गेस वो कंसिस्टेंसी वाला जो पार्ट था वो मैंने सही जगह पे नेल किया, उसकी वजह से आई गेस हेल्प मी अलॉट। All right. So, as you said that you were working in an MNC after your graduation, when we were discussing, you said that, and then you quit your job to solely prepare for this examination. केवल आपने इस examination के लिए आपने अपनी job छोड़ी थी. So, मैं यहाँ पे question पूछना चाह रहा हूँ कि is it necessary to quit the job, because I just don't want to give the message कि आपको देख के बाकी लोग भी अपनी नौकरियां छोड़ दें. So, is it necessary to quit the job to prepare for this examination? टोटली डिपेंड ऑन लाइक इंडिविजुअल पर्सन। मैंने 2022 में जो मेरा अटेम्प्ट था, तब मैंने ये सोचा था कि इट वुड बी माय लास्ट अटेम्प्ट। तो तब मुझे लगा एट वन पॉइंट, और लाइक मोर देन वन इंस्टेंसेस पे, कि अगर मेरे पास जॉब नहीं होती तो मैं थोड़ा और पुश कर सकती अपने आप को। मेरा कुछ लैग कर रहा है जो कि शायद मेरे पास अगर जॉब नहीं होती तो मैं ज़्यादा टाइम दे पाती इस चीज़ को। तो और ये मैं अपने जॉब के साथ पिछले 3 सालों से कर रही हूँ, तो मुझे इन दोनों के को बैलेंस करके शायद मुझे नहीं आ रहा था। और मुझे लगा कि मैं एक ऐसे टाइम पे जॉब छोड़ूंगी जिसके साथ जिससे कि मैं फाइनेंशियली अपने आप को इफेक्ट भी ना करूं, और मैं अपनी प्रिपरेशन 100% दे सकूं। तो कोई भी अगर ये सोच के जॉब छोड़ता है कि मुझे ये प्रिपेयर करना है और इसके लिए मैं जॉब छोड़ दूं, तो वो शायद सही डिसीजन नहीं होगा। क्योंकि मैंने भी जब जॉब छोड़ी थी तो नोटिफिकेशन से जस्ट 2 मंथ्स पहले ही छोड़ी थी, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद मैं 100% दे पाऊंगी। उसके पहले अगर मैं जॉब छोड़ रही हूँ तो मैं चिल ही कर रही हूँ, ना मैं पढ़ पा रही हूँ ना मैं जॉब करके पैसे कमा रही हूँ। तो चिल करने के लिए नहीं वो, बट इंडिविजुअली सब पे डिपेंड करता है कि जॉब के साथ आप कर सकते हो या नहीं। सो बेसिकली जो रिस्क है वो कैलकुलेटेड होना चाहिए, मतलब अगर हम जॉब छोड़ भी रहे हैं तो वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस अंधों की तरह किसी ने कह दिया तो नौकरी छोड़ दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? हाँ जी सर। ऑलराइट, सो कंसिस्टेंसी की बात मैं यहाँ पे माधुरी दोबारा करना चाहूँगा कि
कंसिस्टेंट होना क्यों ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए? ऑब्वियसली आई नो, एवरीबॉडी नोज़ कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट रोल डिड कंसिस्टेंसी प्ले इन योर प्रिपरेशन? किस तरीके से वो बिल्कुल चेंज हुआ कि पिछले 3 अटेम्प्ट्स में नहीं हो पा रहा था और इस बार हो गया जस्ट बिकॉज़ ऑफ कंसिस्टेंसी? सो व्हाट इज़ दैट मेजर रोल दैट कंसिस्टेंसी हैज़ प्लेड इन योर प्रिपरेशन? तो फर्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी में मुझे मौका मिला कि मैं अपने स्टैटिक वाले पार्ट को नॉट 4 बार रिवाइज कर पाई। एक ही साल में मैं 4 बार रिवाइज कर पाई, और जितने मॉक्स मैंने सोचे थे कि मुझे ज़रूरत है फेज़ 1 के और फेज़ 2 के लगाने की, वो मैं सारे मॉक्स दे पाई। तो अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं होती तो शायद मैं अपना स्टैटिक का सिलेबस टाइम पे नहीं ख़त्म करती, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स नहीं कर पाती। 6 मंथ्स का जो ऐसे बोलते हैं कि 6 मंथ्स का प्रीवियस टू द एग्ज़ाम डेट 6 मंथ का तुम्हें जीए करना है, शायद मैं वो सब नहीं कर पाती। तो कंसिस्टेंसी इन सबका बैकबोन है, मुझे लगता है कि रिवीजन के लिए और मॉक्स कंप्लीट देने के लिए, सारे मॉक्स और उनका एनालिसिस करने के लिए, इन सब के लिए कंसिस्टेंट होना इम्पॉर्टेंट है। राइट। दूसरी चीज़, मैं आप ही के आंसर में से एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है सैक्रिफाइसेस को लेके। जैसे आपने बताया फैमिली है, रिलेशनशिप है, दोस्ती है, इन सबको कैसे मैनेज करना होता है एक साथ में? आई मीन, यू वर प्रिपेयरिंग, यू हैड अ जॉब, यू वर प्रिपेयरिंग, ऑब्वियसली दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, सब कुछ है। तो हाउ डिड यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? और क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, या बिना सैक्रिफाइसेस के हो जाएगा? सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? सर, ये मैं आपकी बात आपको दोबारा रिपीट करना चाहूँगी। एक बार आपने क्लास लेते-लेते बीच में बताया था कि ये 5 चीज़ें होती है जो एक स्टडी करने वाले बच्चे को करनी होती है। वो शायद स्कूल में पढ़ रहा हो या किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की दे रहा हो, कि काक जैसी निंद्रा, और डॉग डॉग जैसी निंद्रा, और कम अल्पाहारी, ऐसी वो 5 चीज़ें कि घर से दूर रहना है, घर की टेंशन नहीं लेनी है। ये वाली जो चीज़ें थी, ये मैं अपने ऊपर अप्लाई करती थी। कि ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि मुझे हेल्प किया कि कंसिस्टेंट रहने में और अपना ड्रीम अचीव करने में। राइट, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वांग निद्रा, एंड दो और होती हैं जो कि मुझे भी अभी याद नहीं है। एनीवेज, सो लेट्स कम टू द स्ट्रैटेजी पार्ट नाउ। माधुरी, अब हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। सो फेज 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो दीज डेज आरबीआई ने बहुत मुश्किल कर दिया है फेज 1, और विच इज़ फाइन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट, बिकॉज सबके लिए ही मुश्किल है वो। तो क्या स्ट्रैटेजी थी फेज 1 के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए? क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश मैंने जब 2019 में पढ़ना शुरू किया था, तो उसके बाद लकीली कोरोना की वजह से मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी टाइम मिल गया था। 2020 और 21 का एग्ज़ाम एक साथ ही हुआ था। तो तब मैंने अपने जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर कर लिए थे फॉर ऑल दीज 3 क्यूआरीज। तो उनके कंसेप्ट क्लियर होने की वजह से मुझे पता था कि जब भी एग्ज़ाम आएगा, नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद अगर मैं मॉक्स इंक्रीज करूँगी अपने और सिर्फ फेज़ 1 पे ध्यान दूंगी, तो शायद वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो इन तीनों के लिए मैंने ये किया। और जीए के लिए मैं पूरा डिपेंडेंट थी, क्योंकि मैं वर्किंग भी थी साथ में, तो मैं कोचिंग के कंटेंट पे ही डिपेंडेंट थी। मैंने स्पॉटलाइट, पीआईबी, आरबीआई सारे कवर किए 6 मंथ्स के, और उनको रिवाइज भी किया। और लाइव सेशंस जो मैं आपको बता रही थी कि मैं पहले नहीं लेती थी, लाइव रिवीजन सेशंस, वो भी मैंने लेने शुरू किए, क्योंकि एक बार अगर एक रिवीजन सेशन छूट गया तो वो 4 घंटे का वो बाद में नहीं हो पाएगा। उनको फिर टालते ही रहते हैं बाद में कि नहीं नहीं करना, शायद कुछ और चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है नेक्स्ट डे, तो वो उसी दिन करना ही इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राइट। सो क्वांट और रीजनिंग में मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसा आपने बताया कि कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करा, क्या सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करने में काफ़ी रहेगा या ट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है? स्पेशली इफ आई टॉक ओनली अबाउट द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, क्या ट्रिक्स हेल्प करती हैं एग्जामिनेशन में, या कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है? मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं ट्रिक्स पे बिलीव भी नहीं करती। तो कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन जिसके अंदर ट्रिक्स काम आती हो, मेरा शायद उससे ट्रस्ट ही थोड़ा पीछे हो जाता है कि मुझे शायद वहाँ पे जाना ही नहीं है जहाँ पे ऐसे करके आगे बढ़ा जाए। तो और आरबीआई इज़ वन सच एग्जामिनेशन जहाँ पे ट्रिक्स ज़्यादा काम नहीं करेगी, ट्रिक्स। और तो मेन फोकस कंसेप्ट पे ही होना चाहिए, और मैंने भी यही किया था। एक बार मैंने अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे, फिर मेरे हर अटेम्प्ट में मैं नंबर ऑफ मॉक्स इंक्रीज करती थी और देखती थी मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ। अगर कोई टॉपिक मुझे रिवाइज करने की नीड होती थी तो वो मैं वापस से रिवाइज करती थी। राइट। एंड सेम क्वांट रीजनिंग में एक क्वेश्चन और आता है बहुत ज़्यादा, जो कि मैं पूछना चाहूँगा स्टूडेंट्स की तरफ से, राइट, कि देर आर 45 क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट इन रीजनिंग एंड 30 क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट इन क्वांट।
जो कि पॉसिबल नहीं है इन द गिवन टाइम वो हम सॉल्व कर सके, ठीक है। नॉट 45 क्वेश्चंस, आई बिलीव 60 क्वेश्चंस आर देयर इन रीजनिंग, है ना, एंड 30 क्वेश्चंस इन क्वांट, 45 मिनट्स एंड 60 क्वेश्चंस, या सो वो ये पॉसिबल नहीं है गिवन टाइम पीरियड में अटेम्प्ट करना। सो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? व्हाट इज द वे टू आइडेंटिफाई दिस? तो सर मेन इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि नंबर ऑफ मॉक्स विल बी हेल्पिंग यू। जितने ज़्यादा मॉक्स देंगे तो उस टाइम पीरियड में अपन को पता चलेगा कि हाउ मच टाइम डू वी नीड टू गिव इन द इनिशियल टाइम पीरियड, कि हम एक बार गो थ्रू कर ले कि उन 30 क्वेश्चंस को, क्वांट के सारे 30 क्वेश्चंस 30 सेकंड्स में देख ले कि कौन सा ऐसा है जो मेरा स्ट्रांग है, जो पॉइंट, जो टॉपिक मेरा स्ट्रांग है वो मुझे पहले करना है और उसके बाद कौन सा मुझे बाद में करना है। ये अपन स्टार्टिंग के 1 मिनट में बना ले अगर, और ये सब कैसे बन पाएगा, वो मॉक्स से ही, मेरा सब कुछ मॉक्स से ही हुआ था। तो जितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट मॉक्स में ज़्यादा दूंगी और उनको एनालिसिस करूंगी कि क्या चीज़ मैंने इसके अंदर डिफरेंट करी कि मेरे कम मार्क्स आए या ज़्यादा मार्क्स आए, तो वही मुझे लगता है कि एट द एंड हेल्प करेगी। ठीक है, वंडरफुल। जीए में एक चीज का डाउट रहता है काफी ज्यादा कि भाई, अब जैसे यू सेड दैट यू कवर्ड स्पॉटलाइट, पीआईबी 247, आरबीआई 247 एंड गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर जीए फॉर बोथ द फेजेस, राइट? सो द क्वेश्चन इज हाउ टू रिटेन सो मच डेटा? इतना सारा डेटा हम कैसे याद रखते हैं? कैसे होता है ये सब? सर इसमें भी मैं आपका ही आंसर देना चाहूंगी कि रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, इट इज़ द ओनली ट्रिक कि जिससे कि सारा कंटेंट याद रहेगा और आपको पढ़ने के बाद टाइम हर बार कम लगेगा। एक बार जब आप पढ़ोगे उसके बाद जब रिवाइज करोगे मल्टीपल टाइम्स, सेकंड थर्ड, तो हर बार द नंबर ऑफ टाइम विच यू आर गिविंग टू द सेम नंबर ऑफ पेजेस वो हमेशा डिक्रीज होता जाएगा और कुछ ना कुछ नया करने को भी मिलेगा, नया समझने को भी मिलेगा उन्हीं नोट्स में से। तो मुझे लगता है कि नोट्स अपने एक बार पिक कर लो, उनके ऊपर ट्रस्ट करो और उसको मल्टीपल टाइम्स अगर रिवाइज करोगे तो जीए रिटेन भी रहेगा और एग्जाम के टाइम पे वो याद भी आ जाएगा। ठीक है। नाउ अब आते हैं फेज 2 पे। तो फेज 2 में हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, ईएसआई, एफएम और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। स्टार्टिंग विद ईएसआई, ईएसआई के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो हुई, देन लेट्स कम टू एफएम एंड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। तो सर ईएसआई के लिए स्टैटिक मैंने पढ़ा था, पर जितना रिक्वायर्ड है लिमिटेड उतना ही पढ़ा था। मैंने पिछले अटेम्प्ट्स में, जैसे कि मैं पहले बता रही थी, कुछ गलतियां थी, उसमें से एक यही थी कि मैंने इकोनॉमिक्स से पढ़ना ही, अपनी पढ़ाई इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करी। वो मेरी शायद सबसे बड़ी गलती थी जो मुझे ईयर्स आफ्टर ईयर्स समझ में आई कि उसके ऊपर कम ध्यान देना है। तो मैंने कोचिंग का जो कंटेंट था वो एक बार पढ़ा था और ईएसआई को एक बार रिवाइज किया था, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव जितने भी हमारे कोर्स के अंदर लाइव डिस्क्रिप्टिव सेशंस होते थे वो किए थे, और उसके बाद में अप्रोक्सीमेटली 10 डिस्क्रिप्टिव जो है ईएसआई के मैंने खुद से लिखे थे, वो भी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में से, नॉट जस्ट अनुज जिंदल, वन अनदर। राइट। सो ऑब्जेक्टिव में जैसे हम देखते हैं कि ईएसआई का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें मोस्टली जो पार्ट होता है वो करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट स्कीम्स का होता है। और अगेन गवर्नमेंट स्कीम्स भी बहुत सारी हैं, 200, 250, 300, देयर इज नो फिक्स नंबर फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स। सो अगेन द सेम क्वेश्चन कि भाई इतनी सारी गवर्नमेंट में से हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी करके जानी है या कौन सी नहीं करके जानी है। तो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, बिकॉज ईएसआई का अराउंड ऑब्जेक्टिव का 50% जो पेपर है वो गवर्नमेंट स्कीम से ही आता है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स की प्रिपरेशन कैसे हुई थी? गवर्नमेंट स्कीम की सर आपका जो पीडीएफ थी, 3 अलग अलग पीडीएफ थी, और जब आप उनको रिवाइज करके हमें पढ़ा सकते हो और याद कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। वही सेम चीज़ मैंने अपने ऊपर अप्लाई करी और मैंने भी उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया, आपके साथ भी आपके बाद भी, कि पहले पढ़ के आओ फिर सर के साथ दोबारा पढ़ो और फिर बाद में फिर से पढ़ो। और कोई स्कीम, जैसे आपने बताया था, मैं फॉलोवर हूँ, जहाँ आप बोलते थे कोई स्कीम नहीं छोड़नी है, वहाँ पे कुछ भी आ जाएगा तो यही लगेगा कि वो क्यों छोड़ दिया। इसलिए सब कुछ करके जाओ, सारी स्कीम्स करके जानी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट होती है उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लो, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, जो कहीं और से सोर्सेज से पता चलता है इंपॉर्टेंट है, पर सब कुछ करके जाओ और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, तो मुझे लगता है ईएसआई में हेल्प करेगा काफी। राइट। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पे आते हैं। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में आपके मार्क्स बहुत ही शानदार आए हैं, राइट? ऑब्जेक्टिव में 38.75 मार्क्स हैं आपके। सो क्या स्ट्रैटेजी थी फाइनेंस मैनेजमेंट की और कैसे इतने अच्छे मार्क्स आए? सर मुझे लगता है कि मेरा कुछ तो मैजिकल हुआ था इस टाइम मेरे साथ फाइनेंस और मैनेजमेंट में, कि मैंने जो डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चंस लगा रखे थे, मैंने 10 पेपर्स दिए थे, तो उन 10 में से 4-5 क्वेश्चंस जो थे वो मेरे देखे हुए टाइप्स के लग रहे थे मुझे, और टू एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो मैंने करके गई थी वही वहां पे आ गए थे। उसमें से एक तो मैं लास्ट डे करके गई थी, तो वो मुझे फ्रेशली रिवाइज था कि मुझे यही लिखना है।
तो वो मुझे हेल्प किया वहाँ पे, क्योंकि मैंने और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर रखा था, तो मुझे याद था कि ये मैंने किया है और इसके अंदर मैंने ये लिखा था और इसमें मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे, तो मैंने वही किया डिस्क्रिप्टिव में, वो मेरी काफ़ी हेल्प हुई वहाँ पे। और एमसीक्यू में भी शुभम सर ने हमें एक आरबीआई का पुराना सर्कुलर पढ़ाया था, जो कि पढ़ते टाइम मैं सोच रही थी कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, पुरानी चीज़ें तो आती नहीं है, 6 मंथ्स का ही आता है, तो सर्कुलर्स थोड़ी आएंगे वहाँ से। वो एग्जैक्ट सर्कुलर और उसके बाद में दिए हुए 5 क्वेश्चंस वहीं से थे जो मैंने क्लास में अटेंड किए थे। तो मुझे लगता है कि मेहनत अगर करोगे तो कहीं ना कहीं वो पे ऑफ करेगी ही करेगी। यस, वंडरफुल। मैं भी जब स्कूल में था तो मेरे को एक हमारे सर ने एक बात बोली थी कि अगर आप एक शब्द भी पढ़ रहे हो तो वो वेस्ट कभी नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे यूटिलाइज जरूर होगा। एंड आई थिंक आपके एग्जाम्पल से हम ये सीख सकते हैं दैट वो उसी सर्कुलर में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस गया जहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा नीड थी उस क्वेश्चन की। ठीक है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पे आते हैं। तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में अब एक सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में कि अब स्टूडेंट का ये जनरली सवाल रहता है, क्वेश्चन रहता है कि यार ऐसे तो कुछ भी आ सकता है, हम ऐसे की तैयारी कैसे करें। अब मैं मान लूँ कि 100 एसेज लिख के गया, बट क्वेश्चन जो है वो 101वें ऐसे में से आ गया, उस 100 में से आया ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे। तो ये जो डाउट है ये कैसे, मतलब इसका क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से। इसका आंसर सर यही हो सकता है कि ऐसे याद टॉपिक देख के और फिर याद करके फिर वहां पे नहीं करने हैं। स्ट्रेटेजी पहले बनानी है कि ऐसे लिखते कैसे हैं, टॉपिक देखते ही वो स्ट्रेटेजी अगर आपके माइंड में होगी तो कोई भी टॉपिक दे दो चाहे, आपका ऐसे अपने आप निकल के आ जाएगा। और 2-3 अलग टाइप के ऐसे तरीके के करके जाओ, जैसे फिलोसॉफिकल एसेस करके जाओ, करंट जीए पे जो उस टॉपिक्स के करके जाओ, तो सारे टॉपिक्स के अलग अलग तरीका आपको मालूम हो जाएगा कि क्या करना है। स्टैटिक पे जैसे डाइवर्सिफाइड थिंकिंग करनी होती है, सब कुछ लिख के आना होता है, वैसे ही तो वैसे ही मैंने किया। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैं मॉक्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रखती थी, तो इसके अंदर भी स्पीड भी बढ़ानी है और कंटेंट भी इंक्रीज करना है, जो कि मॉक्स से ही हो पाएगा। तो मैंने इंग्लिश के भी 10 मॉक्स दिए थे, जिसके अंदर ज़्यादा मॉक्स मिलते नहीं है, तो मैंने प्रीवियस ईयर के जो इंग्लिश के एसेस पहले आ रखे हैं वो सारे किए थे, पर उसके अंदर थोड़ा सा अपने आप से मॉडिफाई किया था कि अभी रिसेंटली चेंज हुआ है कि आरसी के अंदर 5 क्वेश्चंस आते हैं और नंबर ऑफ वर्ड्स इंक्रीज कर दिया है ऐसे के अंदर 600। तो अपडेटेड रही मैं कि अभी क्या चेंज चल रहा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते टाइम मैं अपने आप से 2 क्वेश्चन बना लेती थी और वही सेम टॉपिक पे 600 वर्ड्स कैसे लिखती थी, ताकि जब मुझे रियल एग्जाम देना हो तब मुझे ये ना लगे कि मैं कम तैयारी करके गई थी और वहां पे जाके अब मुझे ज्यादा लिखना है। राइट, आई थिंक दिस इज अ वेरी वंडरफुल टेक्निक कि जो एग्जामिनेशन, मतलब नोइंग द एग्जाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इवन इफ द मॉक टेस्ट इज गिविंग अस द 3 क्वेश्चंस इन आरसी, बट वी नीड टू मेड 2 क्वेश्चंस ताकि हम एग्जाम रेडी रहें। दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फेज 2 के बारे में एक क्वेश्चन और है कि अब एक सवाल रहता है कि फेज 2 की प्रिपरेशन कब से शुरू करनी है, फेज 1 के बाद करनी है, फेज 1 से पहले करनी है। what is the ideal time, what is the not ideal, what is the good time to start prepare for phase 2। तो एक बार जब आपके मैंने जो किया था, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम था इसमें, मेरा शायद लाइफ का प्रायोरिटी आरबीआई के लिए टॉप पे थी वो मेरे लिए, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम था, तो मैंने 2 साल दिए उसके अंदर। शुरू में मैंने एक बार फेज 1 के लिए तैयारी कर ली और कंसेप्ट क्लियर कर लिए। वो कंसेप्ट कभी नहीं भूलते, क्योंकि एक बार मैथ्स और रीजनिंग आपने कर ली तो वो भूलोगे नहीं, अगर आप मंथ में 2 बार भी अगर 2 मॉक्स भी दे लो तो वो मैंने पहले ही कर लिया था। और अगर 1 साल आप तैयारी कर रहे हो तो फेज 2 से शुरू करो। स्टार्टिंग के 4-5 मंथ्स में आपकी फेज 2 का सारा स्टैटिक कवर हो जाएगा। उसके साथ आपको मौका मिलेगा कि आप 3-4 बार उसको रिवाइज कर सकते हो। तो ये मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप रिवाइज कर पाओ। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे पहले फेज 2 से करना शुरू करो। फेज 1 एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद फेज 2 पे पूरा फोकस करो। नोटिफिकेशन आने से पहले आपका फेज 2 रिवाइज होना चाहिए, नॉट जस्ट कंप्लीटेड, रिवाइज होना चाहिए, तभी हो पाएगा। राइट, आई थिंक यही है कि हम लोग चिल्लाते रहते हैं कि भाई पढ़ लो, लेकिन वही है कि स्टूडेंट के दिमाग में भी ये रहता है कि यार नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कब आएगा, नोटिफिकेशन तो आएगा नहीं। तो एक ये भी एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है, बिकॉज आरबीआई डज नॉट प्रोवाइड अ कैलेंडर कि वो कब एग्जाम लेने वाला है, तो हमें बस वेट ही करना होता है कि हाँ भाई नोटिफिकेशन आएगा तब हम देखेंगे। सो ये जो डीमोटिवेशन होती है इससे भी डील करना बड़ा मुश्किल काम है। अब जैसे यू सेड दैट यू वर all set for the phase 2 even before the notification came out,
तो वो जो डिमोटिवेशन हो रही है कि नोटिफिकेशन आ नहीं रहा, क्योंकि अब हवा तो जनवरी से उड़ने लग जाती है कि नोटिफिकेशन आने वाला है, बट वो आया लास्ट टाइम मई में। तो ये जो 5 महीने का पीरियड था, इसमें डिमोटिवेशन डेफिनेटली हुई होगी, तो उसको कैसे डील करा आपने? सर मैंने वेट नहीं किया था नोटिफिकेशन का, मैं कभी भी नहीं करती थी, क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, मुझे एंड रिजल्ट में अपना नाम देखना है। तो मेरा मोटिवेशन हमेशा वही था कि एंड रिजल्ट कब आएगा, नोटिफिकेशन की वेट नहीं करनी है। और मल्टीपल रिविजन्स का मैं समझ चुकी थी हर साल के बाद कि इम्पोर्टेंस क्या है उनकी, तो मैंने ज़्यादा फोकस उसी के ऊपर किया। और दिन ब दिन हर लाइक ईयर बाय ईयर जो गैप है फेज 1 और फेज 2 के बीच में वो कम होता जा रहा है। तो इस बार जैसे 20 डेज का ही गैप था, तो ये 20 डेज के गैप के अंदर आप फेज 2 तो नहीं कर पाओगे। तो मुझे अच्छे से पता था कि नोटिफिकेशन के बाद मुझे लगेगा कि फेज 1 क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो मुझे फेज 1 की चिंता लगी रहेगी। तो इससे अच्छा है कि नोटिफिकेशन आने से पहले मेरा फेज 2 तैयार होना चाहिए, ताकि फेज 1 और फेज 2 के बीच में सिर्फ मुझे मॉक्स देने हो, ताकि मेरी स्पीड भी इंक्रीज होती रहे और थोड़ा बहुत मैं रिवाइज भी करती रहूँ, लिखते लिखते साथ में रिवाइज भी होता रहता है और आता रहेगा, मुझे लिखना आता रहेगा। राइट। अच्छा, मॉक टेस्ट की बात हो रही है, तो अभी हम क्योंकि फेज 2 की बात कर रहे हैं, तो दो तरीके हैं मॉक लिखने के, या डिस्क्रिप्टिव वाले की मैं बात कर रहा हूँ, दो तरीके हैं मॉक लिखने की, कि क्या हमें एक आंसर एट अ टाइम लिखना चाहिए, या फिर हमें पूरा पेपर पूरा एक साथ अटेम्प्ट करना चाहिए। व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी? सर शुरू में जब स्टार्टिंग करते हैं, मुझे लगता है कि आप एक बार देख लो कि तरीका क्या है, स्ट्रैटेजी पहले देख लो कि जैसे एसओपी मैंने सीखी थी कि क्या एसओपी है क्वेश्चन आंसर राइटिंग की, अगर एक बार वो आ गई ना, तो एक बार पहले पूरा पेपर लिखने में ही फायदा है। और नॉट जस्ट एक पेपर लिखने में, मुझे लगता है कि पूरे 3 पेपर एक ही दिन में कैसे लिखने हैं वहां पे, वही सबसे इंपॉर्टेंट है और वही गेम चेंजिंग होगा। तो वही करना है। और मैंने अपने फेज 1 के डे 2 पे फेज 1 देने के नेक्स्ट डे ही मैंने पूरा पेपर लगाया था, क्योंकि मुझे पता था कि या तो मैं उस नेक्स्ट डे चिंता करूंगी फेज 1 के मार्क्स आने या नहीं आने, या फिर उन 20 दिनों का यूटिलाइज कर लूं और मॉक दे के अपने आप को इम्प्रूव कर लूं। वंडरफुल। आई थिंक वेट करते रहते हैं हम लोग कि फेज 1 का रिजल्ट आएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे, बट इतने में तो ट्रेन छूट जाएगी, उसके बाद हमें समय नहीं मिलेगा। वंडरफुल। लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू नाउ। सो इंटरव्यू में काफ़ी परेशान रहते हैं लोग कि यार कैसे करें, क्या करें, क्या ना करें। आपने क्या करा, और जो आपका एक्चुअल इंटरव्यू था उसका भी एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे। तो सर इंटरव्यू मुझे लगता है कि मेरा भी थोड़ा वीक पॉइंट था, क्योंकि इंटरव्यू में पहले से हम सोचते हैं कि बोल देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, पर वहां पे जाके सब कुछ चेंज होता है। तो इंटरव्यू में भी मैंने पहले तो स्ट्रेटजीज देखी, वीडियोस देखी कि क्या कैसे कपड़े पहनने होते हैं, कैसे पूरे एटिकेट्स वगैरह सीखे, और उसके साथ ये सीखा कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। क्योंकि मैं वर्किंग एक्सपीरियंस थी, तो मेरा यही था कि हर हर बार कोचिंग वाले कंटेंट देंगे और मैं पढ़ लूंगी और पेपर दे के आ जाऊंगी। मैंने इंटरव्यू तक तो कभी पहुंची नहीं, तो वहां का ना कभी सोचा ना कभी प्रिपेयर किया। तो अभी मुझे पता था कि अब मुझे आरबीआई की वेबसाइट पढ़नी है, वहां से क्वेश्चंस बन के आएंगे, वहां से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, इनडायरेक्टली भी अगर मैं कोट करूंगी तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैंने फेज 2 देने के जस्ट बाद मैंने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। तो एक बार जब ये डिसाइड हो जाए कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, तो पूरा सब कुछ देना होता है। तो मैं इतना प्रिपेयर करके गई थी कि मैं, जब मुझे कभी लो भी फील होता था कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, पर मैंने अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लिया था कि अगर इस बार मुझे आरबीआई ने नहीं लिया ना, तो उनका लॉस होना चाहिए। अपने आप को इतना अच्छा बना लो कि उनका लॉस होना चाहिए। तो मुझे यही, मैंने इस बार भी यही किया। इंटरव्यू में भी मुझे यही था कि मैंने हर फेज में ये सोचा कि शुरू से शुरू करना है, ये फेज एंड तक क्लियर करना है। और इंटरव्यू को भी मैंने शुरू से शुरू किया, और पहले सिर्फ स्ट्रेटजी वाली वीडियोस देखी, उसके बाद अपने दोस्तों को इंटरव्यूज दिया, अपने रिलेटिव्स को इंटरव्यूज दिया, घर पे बैठे बैठे। जैसे मैं अपनी चाय पी रही होती थी जब कभी अपनी भाभी के साथ, तो उनको बोलती थी रैंडमली 1-2 क्वेश्चन पूछो कि क्या मैं बोल पा रही हूँ, जैसे रैंडमली अपने रिलेटिव से भी और रैंडम लोगों से भी। तो मुझे ऑनलाइन जहाँ से भी इंटरव्यूज मिले, और आपकी वेबसाइट से 2-3 बार कर सकते थे मल्टीपल अटेम्प्ट, तो मैंने 20 से 25 इंटरव्यूज दिए होंगे टू रैंडम पीपल, सब जनों को मिला के, बिफोर माई फाइनल अटेम्प्ट। और कुछ लोग मुझे ऐसे बोलते थे कि इतना क्या दे रही है, मतलब आज इस बार करके ही मानोगी ना। और तब मुझे रियलाइज होता था, हाँ ऑब्वियसली ये तो यही तो मोटिव है कि इस बार करके ही मानेंगे, इस बार हटेंगे नहीं पीछे। राइट। वंडरफुल। सो एक्चुअल इंटरव्यू एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करो आप, कि what was the what type of questions were asked? Were the questions biodata based? Were the questions knowledge based? Were the questions,
बिल्कुल ही कुछ अलग ही पूछ लिया, बिकॉज इस बार हुआ है ऐसा कि उन्होंने बहुत रैंडम क्वेश्चंस पूछे हैं पैनलिस्ट ने. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ द एक्चुअल इंटरव्यू? सर एक तो एक्चुअल इंटरव्यू में जो मैंने 20-25 इंटरव्यूज दिए थे उससे पहले और एक्चुअल इंटरव्यू, उन दोनों का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी डिफरेंट होगा, क्योंकि हम जो नॉर्मल पीपल को देंगे इंटरव्यूज वो हमें इतना डीमोटिवेट या इतना क्रिटिसाइज नहीं करेंगे जितना आप एक्चुअल इंटरव्यू के अंदर हो रहे हो. तो वहाँ पे जाके मैंने पहले स्टार्टिंग करी थी अपने एक स्लोगन, एक कोट के साथ. तो वहां पे जाके सबसे पहले उन्होंने मेरी इंसल्ट वहीं पे की, वो सब हंसने लग गए साथ में, ताकि कि ये क्या बोल दिया तुमने, ये ऑथर का नाम भी वो उल्टा पुल्टा ले रहे थे कि ठीक है व्हाट एवर ही सेड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम. हो सकता है वो मुझे डीमोटिवेट करने के लिए हो सकता है वो मुझे चेक करने के लिए हो, पर मैंने अपनी पॉजिटिविटी वहाँ पे मेंटेन रखी. और ये था कि दोनों के अंदर बैलेंस था. मेरा पूरा 15 मिनट्स का इंटरव्यू था, तो 7.5 तो उन्होंने एचआर पूछा और 7.5 उन्होंने बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं जीए से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, वो वाले क्वेश्चंस पूछे थे. तो शुरू में जब मैंने वहाँ पे जाके बताया, पहले तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो सिर्फ मुझे देख रहे थे कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे जॉब के बारे में पूछा. वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि क्या जो मैं जॉब कर रही थी मुझे पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं बता पा रही हूँ कि मैं क्या करती थी वहाँ पे. तो उन्होंने मेरे से मेरे जॉब के बारे में पूछा. और फिर जो मैंने अपने बायोडाटा में लिख रखा था, मैंने अपने कोचिंग, अपने कॉलेज के टाइम पे कुछ कोर्सेज किए थे, उससे रिलेटेड उनके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे, वो मैंने मेंशन किए थे जो कि मुझे लगा कि रेलेवेंट है. तो उन्होंने डायरेक्टली वहाँ से उनके कंसेप्ट में से क्वेश्चन बना के पूछा, और मुझे पता था क्योंकि मैं वो सब कुछ रिवाइज करके आई थी. तो जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो पैदा हुए हो और तब से लेकर के इंटरव्यू की डेट तक जितना भी आपने किया है ना, वो सब रिवाइज कर लो अपनी लाइफ को पहले, क्योंकि वहां पे जाके वो कुछ भी पूछ सकते हैं. और तब अगर नहीं याद आया तो वहां पे ये नहीं बोल सकते सर मैंने प्रोजेक्ट किया तो था, अभी याद नहीं आ रहा, पढ़ के बता दूंगी बाद में. तो मैं सब प्रिपेयर करके गई थी. और एक बार शुरू में जब बायोडाटा फॉर्म फिल किया था, उसके बाद आपसे मैंने रिव्यू भी करवाया था. वो रिव्यू करवाना भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हमने बता दिया एक बार, हमने जो लिख दिया वही बेस्ट है, और या फिर दोस्तों से चेक करवा लिया एक बार तो सबको अच्छा लग रहा है या नहीं. 2-3 जनों से करवाओ और कोई एक्सपीरियंस पर्सन से कराओ जिन्होंने देखा है, ताकि उन पता हो कि उनको क्या चाहिए, हम वही लिख रहे हैं या नहीं. जो कंटेंट मैटर करता है वही लिखो, और जो तुमने सच्ची में किया है वही लिखो. झूठ तो वहां पे जाते ही पकड़ लेंगे, वो तो झूठ वगैरह कुछ नहीं चलेगा वहां पे, ट्रुथफुल होना पड़ेगा. और बाकी वो एकदम बैलेंस्ड इंटरव्यू लेंगे, तो पूरा निचोड़ वहां पे निकाल लेंगे इंटरव्यू में. अच्छा, कुछ लोग मैंने देखे हैं जो कि कोशिश करते हैं, जैसे आपने बोला कि ट्रूथफुल होना पड़ेगा, वहां से मेरे दिमाग में ये चीज़ आई. कुछ लोग ट्राई करते हैं कि चलो लेट्स फेक इट. सो क्या ऐसा हो सकता है कि हम वहां पे जाके फेक कर दें और अपनी पर्सनैलिटी जो नहीं है वो भी प्रेजेंट कर दें? इज इट पॉसिबल? नो सर, और आज के वर्ल्ड में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. आप एक फोटो, एक वीडियो इंस्टाग्राम पे फेक वाली नहीं लगा सकते. वो 1 मिनट में क्लिक हो जाता है कि ये फेक है, इस पे फिल्टर लगा रखा है. तो वहां पे वो इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वहां पे आप फेक नहीं कर सकते. अगर आप अपनी जिंदगी के साथ खेलना चाहते हो, इंटरव्यू तक पहुंच के ये करोगे तो आप कर सकते हो, नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. एक्चुअली जितनी हमारी उम्र नहीं है उतना उनका एक्सपीरियंस है, तो वो तो देख के बता सकते हैं कि ये पर्सन फेक है या रियल है. हाँ हाँ. Wonderful. All right, Madhuri. So this was all that I wanted to ask. Now, चलते चलते अगर आप कोई मैसेज हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम. तो सर मैसेज तो मुझे यही देना है. एक तो पढ़ते पढ़ते हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, तो एक अपनी हॉबी होनी चाहिए कि कहाँ पे स्ट्रेस रिलीज करना है, वहाँ पे वो शायद मूवीज देखना हो, रनिंग करना हो. 1 पॉइंट तो ये होगा. और दूसरी चीज़ कि कंसिस्टेंसी इज़ द की. तो कोई भी एग्जाम दे रहे हो इन फ्यूचर, या कोई भी आपका मोटिव है इन लाइफ में, तो आप कंसिस्टेंट रहोगे तो ही कर पाओगे. और थर्ड थिंग, अगर एग्जामिनेशन की बात हो रही है तो एक बार एग्जाम को अच्छे से समझ लो, जितना डीप कर सकते हो उसके अंदर वो समझ लो एग्जाम के बारे में, तभी आप क्लियर कर पाओगे. एक बार आपने एग्जाम को समझ लिया, फिर एग्जाम को दिखाओ कि आप कौन हो, तो अचीव हो ही जाएगा. Wonderful, Madhuri. So it was very beautiful talking to you. I wish you all the luck. और अभी शुरुआत हुई है और अभी बहुत आगे जाना है. So this is a small gift from our side. थैंक यू सर. All right, guys. So that was Madhuri Gujjar for us. I hope you guys have enjoyed the interview, and
दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो कि मुझे इस इंटरव्यू से सीखने को मिली है, जो कि मुझे लगता है कि जो कि आप लोगों के भी काफी यूज में आने वाली है, एंड दैट इज बीइंग कंसिस्टेंट. एंड बीइंग कंसिस्टेंट के अलावा हाउ टू एनालाइज द मॉक टेस्ट, राइट. एंड एक और चीज इनफैक्ट, द मल्टीपल रिवीजन. अगर ये तीन चीजें आपने फॉलो कर ली हैं, सो नो वन कैन स्टॉप यू इन क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन. So I will see you in the next interview with another topper. If you have enjoyed this video, hit that like button and do subscribe to the channel. Goodbye, take care, and God bless.